स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, जनवरी 2025 यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है और ऐसे में हमारी ये सीरीज जिसमें आज हम अपनी 5वीं वीडियो को अपलोड करने जा रहे हैं, जहां पर हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को, पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं। ऑल दो हमने जो पिछली 4 वीडियोस डाली उनमें भी हमने पीवाईक्यूज को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किए बहुत सारे कि सर आप पीवाईक्यूज की जब सीरीज कर रहे हैं स्पेशली, तो आप जो है 10 सालों के पीवाईक्यूज को लीजिए, या अगर उससे ज़्यादा के अवेलेबल हैं तो वो लीजिए। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आप पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ उन एरियाज में आप 10 सालों के पीवाईक्यूज को पढ़िए जहां पर आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। मैं रिपीटेडली ये बात बताता हूं कि 2019 में यूजीसी नेट का सिलेबस चेंज हुआ था। उस टाइम पर आपका जो पुराना सिलेबस था जो चलता आ रहा था 2014 से, उसका लगभग 55% के अप्रॉक्स जो पार्ट था उसको बदल दिया गया था। तो ऐसे में वो सारे टॉपिक्स जो कि पहले 2019 जून के एग्जाम से पहले के जो भी पेपर्स थे आपके, वो डेफिनेटली आपके किसी काम के नहीं है। हाँ, वो थिंकर्स, वो टॉपिक्स जो लगातार चलते आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां पर आप 10 सालों का पीवाईक्यू लीजिए, वो आपके काम आएगा। बट एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है जब आप 10 ईयर्स के साथ डील कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड आपने हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा है कि आज जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका लेवल काफी अलग हो चुका है। अगर आप यूजीसी नेट के भी पिछले 8 या 7 साल पहले के क्वेश्चंस देखेंगे तो वो आज के लेवल से काफी आपको इजी देखने को मिलेंगे। तो व्हाट आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप अगर 5 सालों के पीवाईक्यूज को भी पढ़ के जा रहे हैं तो दिस इज मोर देन इनफ। अगर आप 2019 से लेके अब तक 2024 तक के जो पीवाईक्यूज हैं, अगर आप उनको भी अच्छे से, बहुत अच्छे से कवर अप कर रहे हैं, तो आई थिंक वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे, मोर देन इनफ होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के पीवाईक्यूज के साथ शुरुआत करते हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस किया है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से जो पीवाईक्यूज हैं हमारे, उनको चूज करेंगे। साथ ही जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां के पीवाईक्यूज नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत कुछ गेन करने में हेल्प करते हैं। साथ ही जब आप पढ़ते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को, तो जितने भी थिंकर्स को आप पढ़ते हैं, इनके आइडियाज को आप पढ़ते हैं, आपसे जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कई बार ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। एंड यूजली व्हाट आई रियली नोटिस्ड इन क्लास एंड इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एज वेल, स्टूडेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को बहुत लाइटली लेते हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज को बहुत लाइटली लेते हैं। बट पॉइंट इज दैट कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं आपके सिलेबस की। अगर आपकी यहाँ पर होल्ड रही हैं तो रेस्ट ऑफ दी सिलेबस जो बचता है उसको शायद आप कभी ठीक से समझ नहीं पाएंगे। शुरुआत करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है, द प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंस इन जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एज अ फेयरनेस एडवोकेट सोशल एंड इकोनॉमिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन इन फेवर ऑफ। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत, जस्टिस एज अ फेयरनेस में अंतर का सिद्धांत, सामाजिक और आर्थिक पुनर्वृत्तियों में की वकालत करता है। फोर ऑप्शंस आर देयर। एंड यूजुअली जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं, अगर पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हैं, आप जेरेमी बेंथम एंड जॉन रॉल्स को, सॉरी जेएस मिल को पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि भैया ये पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है, आप जब यहाँ देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो डायरेक्टली यूटिलिटेरियनिज्म से कनेक्टेड है। डेफिनेटली ये कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि जेएस मिल ने आगे चल के जब इन बातों पर बात की थी तो काफी बड़े तौर पर मिल ने क्रिटिसाइज किया था उस समय कई सारे आइडियाज को यूटिलिटेरियनिज्म की, और मिल ने साथ ही यूटिलिटेरियनिज्म में काफी सारे आइडियाज दिए थे जो आगे चल के बोरो किए, ठीक है, जिसमें से जॉन रॉवेल्स जब अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखते हैं तो इसमें उन आइडियाज की झलक आपको देखने को मिलती है। एगलिटेरियन थिंकर थे बेसिकली ये। पहला ऑप्शन है द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। बेंथम और मिल दोनों के ही विचारों में ये पर्टिकुलरली लाइन आपको पढ़ने को मिल जाएगी, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। रीजन क्या है? यूटिलिटेरियन थिंकर्स जो हैं वो समाज को जब देखते हैं तो वो यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव से उसको देखते हैं। बट जब हम जॉन रॉल्स की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस एज अ फेयरनेस की बात करते हैं, जहां पर पर्टिकुलरली कोड बोला गया इनके द्वारा, ठीक है, वहां पर ये जो सजेस्ट करते हैं तो सोसाइटी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है चीजों का वो कितना फेयर है, कितनी इक्वालिटी है, उस पर फोकस करते हैं। अगला ऑप्शन है द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज। तीसरा है द लीस्ट हैप्पीनेस ऑफ द लीस्ट एडवांटेज, द लीस्ट बेनिफिट ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो दिस इज नॉट द राइट, दिस इज नॉट द राइट, दिस इज नॉट द राइट, राइट आंसर इज दिस वन,
ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज, सबसे कम वंचित लोगों के सबसे बड़े लाभ के लिए, ठीक है। दिस इज सेड बाय द जॉन रोवल्स इन हिज राइटिंग अ थ्योरी ऑफ जस्टिस एज अ फेयरनेस। अब जॉन रोवल्स को जब आप पढ़ेंगे तो यूजुअली होता यह है कि जब हम जॉन रोवल्स का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि सिर्फ जस्टिस से रिलेटेड बातें थी, बट इनका जस्टिस कितना ब्रॉड था, ठीक है। ये पर्टिकुलरली जो राइटिंग है जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो जॉन रोवल्स के जो आइडियाज हैं वो समाज में कितने ज्यादा ब्रॉड और कितने ज्यादा प्रैक्टिकल हैं आपको समझने को मिलेंगे। एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और इन थिंकर्स की राइटिंग्स का सिर्फ रेफरेंस पढ़ते आए हैं कि भाई इस राइटिंग में ये लिखा है वो लिखा है, इफ इट इज पॉसिबल तो डेफिनेटली अगर आपको मौका जब भी मिलता है इन राइटिंग्स को भी आप जरूर से पढ़े समय निकाल के। ऑल दो अभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टाइम है तो पहले आप उस पर फोकस कीजिए, बट जब आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है, एग्जाम से, उसके बाद जैसे ही आपको मौका मिलता है जस्टिस थ्योरी ऑफ जस्टिस को जरूर से पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। पूछा क्वेश्चन है, एक छोटा सा लाइन लिखी है, फॉर इंस्टेंस इट इज दो दैट द जस्टिस इज इक्वालिटी एंड सो इट इज दो नॉट फॉर एवरीबडी ओनली फॉर दोज who are equals, and it is though that equality is just for those indeed it is though not for everybody but for those who are unequal. Who said this? अब ये लाइन जब आप पढ़ रहे हैं हिंदी में भी नीचे लिखी है, ऐसा माना जाता है कि न्याय समानता है और यही सब सही भी है, लेकिन यह सभी के लिए नहीं है बल्कि केवल उनके लिए है जो समान है, और ऐसे माना जाता है कि असमानता न्याय संगत है, और यह भी सही है लेकिन यह सभी के लिए नहीं है बल्कि केवल उनके लिए है जो असमान है। यह किसने कहा? अब अगर आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को अच्छे से पढ़ के आए हैं, आपने एक एक थिंकर और उनके सभी मेजर आइडियाज को अच्छे से कवर अप कर रहा है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है जो डिस्कस किया गया था एक ग्रेट फिलोसफर के द्वारा, जिनको आप फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल कहते हैं। मैं डायरेक्टली आंसर पर आता हूं। एरिस्टोटल जस्ट और अनजस्ट की बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप किसी आजकल म्यूजिक कॉन्सर्ट्स बड़े चल रहे हैं, कभी दलजीत दोसांझ का हो रहा है, कहीं करण औजला का हो रहा है, कोल्ड प्ले का भी हुआ था। मान लीजिए आप नेक्स्ट अभी कोई कॉन्सर्ट होता है इंडिया में इसी तरह का बड़ा, आप वहां पर एक टिकट परचेज करते हैं जिस टिकट की कॉस्ट है 50K, एंड इस 50K में काफी सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं, नॉट जस्ट कॉन्सर्ट के पासेस बल्कि वहाँ फूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब भी है। बट आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जब आप यहाँ पर जाएं, आप यहाँ पर बैठें, तो वो सारी फैसिलिटी जिसके लिए आपने 50K पे किया है वो आपको मिले। बट जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर कोई और इंसान आके आपके साथ बैठे जिसने सिर्फ 10K का एक बेसिक टिकट लिया है बट उसको भी ये सारी फैसिलिटी मिल रही है, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इसको अनजस्टिस फील होगा। क्लियर? तो यहाँ जस्टिस सिर्फ पैसे से नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ जस्टिस इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि इक्वल लोगों के बीच में ही इक्वालिटी की जा सकती है, अनइक्वल्स के बीच में नहीं की जा सकती। अगर आप कोशिश करें कि भाई दो इक्वल लोगों के बीच में, अनइक्वल लोगों के बीच में इक्वालिटी की जाए, तो वो भी एक तरह से इक्वालिटी नहीं कहलाएगी। एरिस्टोटल सीधे तौर पर बोलते हैं कि भाई इक्वालिटी करने के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का हम एग्जाम्पल लें तो जिसने 10,000 की टिकट ली है उसको वहां बैठाया जाए जहां पर 10,000 के टिकट लेने वाले लोग बैठते हैं, जिसने 50K की ली है उसको वहां बैठाया जाए जहां 50K की टिकट लेने वाले लोग बैठते हैं, तब ये जस्टिस कहलाएगा। अगर इनको साथ में बैठा दिया तो फिर इनजस्टिस होगा। हाँ, जिसने 10K की ली है उसके लिए नहीं होगा, बट जिसने 50K की ली है उसके लिए तो डेफिनेटली होगा, बिकॉज ही और शी इज पेइंग 40K एक्स्ट्रा। तो ये एक तरह से जस्टिस की डेफिनेशन ये इस तरह से समझाते हैं। क्लियर? तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है डेफिनेटली जस्टिस जो जिनको लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। दो अनइक्वल अगर कैटेगरीज में लोग हैं तो फिर वो इक्वालिटी की सेंस में ठीक नहीं होगा, ऐसा एरिस्टोटल कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा। Which of the following pair of political thinkers and idea of democracy is wrongly matched? आपको पॉलिटिकल थिंकर्स के नाम दिए गए हैं, साथ ही आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो इन्होंने बोले या कहे उसके ऊपर बात की गई है। अब आपको इनको मैच करना है। अच्छा ओके, एक पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गया हूँ। पर्टिकुलरली ये जो पॉइंट एरिस्टोटल
के साथ जुड़ा हुआ है। निकोमैकेनियन एथिक्स जो इनकी किताब है, वहां पर आपको एक पॉइंट पढ़ने को मिलेगा। निकोमैकेनियन एथिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग मानी जाती है अरिस्टोटल की, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप जब भी थिंकर्स को पढ़ें तो उनकी राइटिंग जरूर से आप फोकस करते हुए चलें। कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए जो ये क्वेश्चंस हैं अलग अलग थिंकर से जुड़े हुए हैं, थिंकर्स हैं, उनके आइडियाज हैं। पहले हैं जे रूसो, जीन जैकब रूसो। ऑबिडेंस टू अ लॉ वन प्रिस्क्राइब टू वन सेल्फ, बिल्कुल राइट, इन्होंने ऐसा कहा था। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी था कि भाई जो कानून बनाए गए हैं खुद के लिए उनको मानना भी पड़ेगा। जोसेफ स्कम्पटर, ये ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिकल थिंकर है बेसिकली। अरीना ऑफ स्ट्रगल अमंग द पावर सीकिंग पॉलिटिशियन इंटेंट अपॉन द विनिंग द पीपल्स वोट, ये भी बिल्कुल ठीक इन्होंने मैच हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि भाई जो आजकल के राजनेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह से जीतना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं और कुछ भी करके आए। रॉबर्ट डिल, characterized by the tendency to degenerate into soft despotism and developing into the tyranny of the majority, ये करेक्टली मैच नहीं हो रहा है, ये रॉबर्ट डहल के द्वारा नहीं कहा गया था। सीबी मैकपर्सन, पॉसिबल ओनली दो पार्टिसिपेशन इन अ नॉन मार्केट सोशल एनवायरनमेंट। सीबी मैकपर्सन ने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के आइडियाज रखे थे, वहीं से ये पर्टिकुलरली लाइन आ रही है एंड इट इज करेक्ट। तो जो राइट आंसर है जो करेक्टली मैच नहीं हो रहा, दैट इज रॉबर्ट बेल। क्लियर? इस क्वेश्चन का जो हिंदी संस्करण है वो पीछे यहाँ पर आ गया है, जो पीडीएफ अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम पे, वहां पर ये हिंदी में भी आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर डिस्टिंग्विश बिटवीन द मिनिमल कॉन्स्टिट्यूशनल order wherein subject live securely, viver securo, and fully constitutional regime which is characterized by the freedom and participation of the community, viver libero। दो टर्म्स आपको दिख रही हैं, विवर securo एंड विवर libero। बेसिकली विवर securo जो वर्ड है, विवर जो वर्ड है, इसका अलग अलग बहुत सारे मतलब हैं, इटालियन वर्ड है। एंड यहाँ पर ये दो वर्ड्स की जब बात हो रही है, विवर सिक्रो एंड विवर लिबरो, तो एक चीज अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहा होता तो मैं ये दो टर्म्स देखते ही इसका आंसर कर सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर। ठीक है, अब क्योंकि ये वर्ड्स दोनों इटालियन है तो इस चेन के अंदर हमारे पास इटालियन थिंकर है निकोला मैकियावेली। ऑन लिवी, जो इन डिस्कोर्स ऑन लिवी जो इनकी किताब थी, उसके अंदर ये मेंशन किया गया था कि विवर सिक्रो जो है उस समाज की बात है जहां पीपल वांट टू स्टे, एक ऐसी सोसाइटी में जो स्टेबल है, सिक्योर है, वहां रहना चाहते हैं, उसकी बात है। साथ ही विवर लिबरो जो वर्ड है, पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी, कि भाई एक ऐसा स्टेट का मॉडल जहां पर पीपल इक्वली पार्टिसिपेट इनटू दी गवर्नेंस, और जो सोसाइटी को चलाने के लिए जरूरी है उसके अंदर डायरेक्टली। तो जो राइट आंसर है दैट इज निकोला मैकियावेली। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर कई चीजें ऐसी होती हैं ना, जब हम कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ कहा कि अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता तो ये दो टर्म्स पढ़ते के साथ ही समझ में आ जाता कि भाई ये तो मैकियावेली से जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे कि सर आपको क्या इटालियन आती है? नहीं, मुझे इटालियन नहीं आती, ठीक है, बट पॉइंट इज दैट कि ये दो टर्म्स ऐसी टर्म्स हैं जो मैकियावेली ने बहुत बार इस्तेमाल करी हैं लगातार, और अगर किसी ने निकोला मैकियावेली को अच्छे से पढ़ा है तो ये टर्म्स डेफिनेटली आपने पढ़ी होंगी। आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, बट मैं जब अपने एकेडमिक्स के टाइम पर इनको पढ़ा करता था थिंकर्स को, तो उस समय जितनी भी बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल थी, ठीक है, जो जो मिल जाता था, दी प्रिंस को भी मैंने पढ़ा, ठीक है, और जो जो बुक मुझे मिल जाती थी और जब भी फ्री टाइम मिलता था मैं उन किताबों को पढ़ता था। एंड मोस्टली जो राइटिंग्स आप यहाँ क्वेश्चंस में देखते हैं अपने एकेडमिक्स के टाइम पे, मैंने उनको अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ये टर्म्स कैचिंग हो जाती हैं इसलिए, ठीक है। ऑल दो बहुत लंबा समय हो चुका है इन बातों को, बट समवेयर कहते हैं ना, पढ़ा हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो वो बेनिफिट मुझे यहाँ मिलता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ जॉन लॉक आर ट्रू? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अगर हम वन बाय वन चारों ऑप्शन पे आए। सबसे पहला क्वेश्चन है लॉक्स फर्स्ट ट्रीटी, ऑप्शन जो है लॉक्स फर्स्ट ट्रीटीज इन द एग्रीमेंट एंड इन सपोर्ट ऑफ फिल्मर आर्ग्यूमेंट। दूसरा है लॉक ऑफर द कॉन्सेप्चुअल basis of the natural right of tradition. Third है the civil society aim to protect preserve freedom. Locke understood labor as one of the natural right of man.
अगर इन 4 पॉइंट्स को देखें तो सबसे लास्ट जो अब जाते हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि जो लेबर है उसके लिए जॉन लॉक ने कहा था कि जो इंसान की, जब ये प्रॉपर्टी के राइट की बात करते हैं तो कहते हैं प्रॉपर्टी इज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क एंड लेबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इसको सपोर्ट करते हैं नेचुरल राइट के तौर पर। प्रिजर्व करते हैं फ्रीडम को, नो डाउट। ये कहते हैं फ्रीडम जो है वो एक तरह से बाय बर्थ राइट होता है आपका, तो उसको कोई नहीं छीन सकता। नेचुरल राइट्स को ट्रेडिशनल कॉन्सेप्चुअल बेसिस जो है उसका क्या है वो समझाने का काम करते हैं। बट जो यह कहा गया है फर्स्ट ऑप्शन में, एम इज द फर्स्ट ट्रीटी इन एग्रीमेंट एंड सपोर्ट ऑफ फिल्मर, दिस इज रॉन्ग। रॉबर्ट फिल्मर को इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, उनके आइडियाज को क्रिटिसाइज किया था, और एक तरह से लॉक की जो फर्स्ट ट्रीटी थी वो रॉबर्ट फिल्मर के आर्गुमेंट के अगेंस्ट थी, रेफुटेशन के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, सी एंड डी, विच इज ऑप्शन नंबर सी। अब जब आप जॉन लॉक को पढ़ेंगे, इनके आइडियाज को पढ़ेंगे, तब आप टू ट्रीटीज ऑन द गवर्नमेंट में क्या कहा गया है उस पॉइंट्स को भी देखते हैं। फर्स्ट में क्या कहा गया है, सेकंड में कहा गया है। थॉमस हॉब्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ एलिनेशन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ एलिनेशन डिड नॉट एग्जिस्ट इन अ प्री कैपिटलिस्ट एंड रिलीजियस सोसाइटी। अब मैं सही और गलत सीधा आपको आंसर करता हुआ चलता हूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन है, दिस इज रॉन्ग। वाई रॉन्ग? बिकॉज इन्होंने इस ऑप्शन में तो कहा गया है कि भाई प्री कैपिटलिस्ट एंड प्री रिलीजियस सोसाइटी में एलिनेशन नहीं था, बट ये गलत है क्योंकि जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है एलिनेशन में, उसमें सीधा तौर पर कहा गया कि फ्यूडलिज्म एग्जिस्ट करती थी और उस समय में जो ट्रेडिशंस थे, कल्चर थे, वहां पर भी वो इस तरह के थे कि जो इंडिविजुअल है उसके अंदर एलिनेशन क्रिएट होता था, अलगाव जिसको आप कहते हैं। धीरे धीरे जब आप किसी चीज से एक तरह से दूर होने लग जाते हैं। सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ एलिनेशन आर ओनली द फीचर ऑफ द क्लास डिवाइडेड सोसाइटी, ये बिल्कुल ठीक है, एलिनेशन की थ्योरी में मेंशन है। सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ एलिनेशन आर ग्रेटर इन कंटेम्पररी कैपिटलिस्ट सोसाइटी देन इन द प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये भी बिल्कुल ठीक कहा गया है, एलिनेशन की जो थ्योरी है उसमें है। फ्यूचर क्लासलेस सोसाइटी विल नॉट कंटेन सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ एलिनेशन, ये बिल्कुल ठीक कहा गया है कि जो क्लासलेस सोसाइटी की इमेजिनेशन करते हैं उसमें एलिनेशन नहीं होगा। देखिए, अलगाव अगर कार्ल मार्क्स की थ्योरी को समझे, एलिनेशन की थ्योरी की, तो डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट लेवल पे एलिनेशन की इन्होंने बात की है। एक एलिनेशन जो ये स्पेशली डिस्कस करते हैं, सेल्फ एलिनेटेड जब आप हो जाते हैं, खुद से एक तरह से अलगाव हो जाता है, खुद की आइडेंटिटी को जब आप भूल जाते हैं। और कार्ल मार्क्स को जिन्होंने पढ़ा है वो अच्छे से जानते हैं कि इस थ्योरी को कितना ज्यादा प्रैक्टिकली एप्लीकेबल देखा जा सकता है आज के टाइम पर। एक समय था जब स्पेशली यंग एज में जब आप आते हैं, जब आप कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि आप इनके बहुत से विचारों से सहमत ना हो, बट जब आप एक मिड एज पे आ जाते हैं उस समय आपको कार्ल मार्क्स की हर बात बिल्कुल सही नजर आएगी। स्पेशली जो इकोनॉमी और बेस वाला जो आइडिया है, सुपर स्ट्रक्चर और बेस वाला आइडिया है, वो तो बहुत प्रैक्टिकल लगता है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is not employed by the John Rawls in his work A Theory of Justice। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वैले ऑफ इग्नोरेंस बिल्कुल था इनकी थ्योरी के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम बिल्कुल था, रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम की बात भी करते हैं, ओरिजिनल पॉइंट जैसा कुछ नहीं था। इंस्टेड ऑफ दैट ओरिजिनल पोजीशन की बात की गई थी, जिसको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के तौर पर समझाते हुए वैले ऑफ इग्नोरेंस में इसकी ये जिक्र करते हैं। जॉन रॉवल्स को भी जब आप पढ़ेंगे तो ये टर्म्स जो हैं लगातार आप उनकी थ्योरी के अंदर पढ़ते रहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन ये एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा रिफ्रेश भी आपको कर देते हैं, साथ ही आपकी नॉलेज जो है एक तरह से दोबारा से रिबूट हो जाती है। ऑथर्स के नाम दिए गए हैं, किताबों के नाम दिए गए हैं, मैच कर रहे हैं। कोड यहाँ पर मिस है शायद से इस स्लाइड के अंदर। जॉर्ज विलियम फेडरिक हीगल, राइट मैच इनकी कौन सी किताब है? तो ए का होगा फर्स्ट, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। कार्ल मार्क्स, इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? द एनलाइटमेंट, सॉरी, द 18 ब्रूमेयर ऑफ द लुइस बोनापार्ट, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई। हैना अरेंट, द प्रॉमिस ऑफ पॉलिटिक्स, ये इनके द्वारा लिखी गई। जॉन रॉवल्स, द लेक्चर ऑन द हिस्ट्री एंड द मॉरल फिलॉसफी, ये इनके द्वारा लिखी गई। तो ए का होगा फर्स्ट, बी का होगा सेकंड, सी का होगा फोर्थ एंड डी का होगा थर्ड। ये राइट जो कोड बनेंगे इसके वो ये होंगे। अब जितने भी आप थिंकर्स के क्वेश्चंस पढ़ते हो, स्पेशली आपको राइटिंग्स के रेफरेंस काफी मिलते हैं, तो उनकी राइटिंग से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है, या कई बार डायरेक्टली राइटिंग के मैच मेकिंग आते हैं, चाहे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है या वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट ही क्यों ना हो।
अगला क्वेश्चन, इन अ कंट्री वेल गवर्न्ड पॉवर्टी इज समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, इन अ कंट्री बैडली गवर्न्ड वेल्थ इज समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, हु सेड दिस? एक ऐसा राज्य जो बहुत अच्छे से गवर्न है, बहुत अच्छा शासन चल रहा है, वहां अगर पॉवर्टी है, गरीबी है, तो वो शर्म की बात है। अगर एक ऐसा राज्य है जो बहुत गरीबी के अंदर है, एक तरह से बहुत बैडली गवर्नड है, शासन बहुत खराब है, वहां पर धन पैसा होना जो है वो शर्म की बात है। इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए एक ऐसा कोई देश है, अमेरिका की अगर बात करें, तो अगर अमेरिका के अंदर आप जाते हैं तो आप क्या सोच के जाते हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये सब इमेज होती है। पर आज सोशल मीडिया के टाइम पे पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब चीजें कुछ जगहों तक सीमित है। अमेरिका में भी भुखमरी है, चोरी चकारी है, क्राइम है, होमलेस लोग हैं, झुग्गियां बना के लोग रह रहे हैं, सबवेज के अंदर लोग रह रहे हैं, और बहुत गंदा सिस्टम है। यूट्यूब पे आप देख लीजिए, आपको हजारों वीडियो देखने को मिल जाएंगी ऐसी। तो अगर अमेरिका जैसे देश में पॉवर्टी दिख रही है तो वो शर्म की बात है। पाकिस्तान का एग्जांपल लूंगा मैं, जो ऐसे देश है जहाँ पे गवर्नेंस अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के सारे नेता, सारे पॉलिटिशियंस जितने भी हैं, सबके लंदन में बड़े बड़े बंगले, होटल्स हैं, किसी की बिल्डिंग्स हैं पूरी पूरी। यहाँ तक कि वहाँ के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो भी बहुत रिच हैं। उसका एक बड़ा कारण क्या है? करप्शन बहुत ज्यादा है। तो अब ये एक मॉरल थॉट प्रोसेस है। तो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी जिन ऑप्शंस को मैं कह रहा हूँ ये नहीं है कि इनके पास मोरालिटी नहीं थी, बट इनके आइडियाज मोरालिटी से जुड़े हुए नहीं थे। फॉर एग्जांपल, कार्ल मार्क्स नहीं हो सकते, माओ जेडोंग नहीं हो सकते, लेनिन नहीं हो सकते। राइट आंसर है कन्फ्यूशियस एनालेक्ट्स, जो इनका कंपाइलेशन था इनकी बातों का, एनालेक्ट्स, वहां से ये जो है आइडिया या विचार हमारे सामने आया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, my own sex I hope will excuse me if I treat them like a rational creature instead of viewing them as if they were in a state of perpetual childhood unable to stand alone. Who said this? किसने कहा था ये? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मुझे आशा है कि मेरा अपना लिंग मुझे क्षमा करेगा यदि मैं उनके साथ तर्कसंगत प्राणियों की तरह व्यवहार करूं, बजाय इसके कि मैं उन्हें ऐसा देखूं मानो कि वे हमेशा के लिए बचपन की अवस्था में हैं, अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ हैं। यह किसने कहा था? इट इज रिलेटेड टू दी फेमिनिज्म। और जब इन चार थिंकर का नाम मैं ले रहा हूं, हैरियट टेलर, एना टेक्नर, हंसा मेहता, मैरी वुllstonecraft, तो चारों का नाम ही जुड़ा हुआ है। बट यहाँ पर एक किताब का रेफरेंस आएगा। द बुक नेम इज विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन, रिटन बाय दी मैरी वुllstonecraft। तो राइट आंसर है मैरी वुllstonecraft। मैरी वुllstonecraft की जो राइटिंग थी विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन, उसके अंदर पर्टिकुलरली ये कोट कहा गया था। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर इस तरह के कोट्स के हम आंसर कैसे करें? अब एक किताब में हजारों कोट्स हो सकते हैं, हर थिंकर की किताब में बहुत सारा कुछ कहा गया है। तो डेफिनेटली जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आपकी जो नॉलेज है सब्जेक्ट की, उस पर काफी हद तक डिपेंड करता है। अगर आप मैरी वुllstonecraft को पढ़ रहे हैं, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन के बारे में आपने पढ़ा है कि इस किताब में क्या लिखा है, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाएंगे। सो दीज आर दी ऑल इंपॉर्टेंट PYQs जो हमने डिस्कस किए फ्रॉम दी टॉपिक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। आने वाली वीडियोस में हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट PYQs को पिक करते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये 5th वीडियो थी हमारी इस सीरीज में। आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे आपके एग्जाम तक लगातार इसी तरह के टॉपिक्स पे वीडियो डालते रहेंगे। आप वीडियोस को उन स्टूडेंट्स के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही इन क्वेश्चंस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में जिसकी डिटेल्स दी गई है। थैंक यू सो मच।